हम लोग आज बातें करेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में। ये 6 BC छठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या है और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम बातें करेंगे। ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में हम बातें करें तो इसके दो पार्ट हैं। एक तो 16 महाजनपदों का जन्म हो गया। 16 है महाजनपद। पहले जो जनपद थे वो जनपद आपस में ज्वाइंट होते गए, आपस में जुड़ते गए और जुड़ने के बाद इन्होंने महाजनपद बना लिया, जिसे 16 महाजनपद कहा गया। जिन महाजनपदों में से अकेले 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में था। 10 महाजनपद की बातें करें तो गंगा घाटी में था और दक्षिण भारत में 1 महाजनपद और पश्चिमोत्तर भारत में 3 महाजनपद। बाकी महाजनपद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में फैला हुआ था। आगे हम बातें करें 16 महाजनपदों के अलावा यहाँ पे बौद्धिक आंदोलन भी हुआ और इस बौद्धिक आंदोलन में तमाम बुद्धिजीवी आगे निकल कर आए। बौद्धिक आंदोलन में तमाम बुद्धिजीवी आगे निकल कर आए। वो कौन कौन थे, इस पर भी हम बातें करेंगे। इस पर ही हम बातें करेंगे कौन कौन से बुद्धिजीवी थे। इसमें तमाम दुनिया में धर्म की स्थापना हो रही थी। उसी दौर में भारत में भी अनेक बौद्धिक आंदोलन हुआ और उसके तहत अनेक धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। इसी समय जैनिज्म का जन्म हुआ, इसी समय बुद्धिज्म का जन्म हुआ, इसी समय देखा जाए तो चरवाक दर्शन भी अपने मूल रूप में आया। इसी समय देखा जाए आजीवक संप्रदाय, संदेहवाद और अन्य अन्य बौद्धिक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। तो यहाँ पे एक पक्ष हमारा बौद्धिक आंदोलन रहेगा। जिस बौद्धिक आंदोलन में जितने भी धर्म यहाँ पे स्थापित हुए उन सभी धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। और एक रहेगा 16 महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद यानी कि जनपद, हमने बताया था कि जनपद का निर्माण कैसे हुआ, जन से हुआ। और उत्तर वैदिक काल में जन बना, यानी कि सबसे पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल में एक इकाई के रूप में परिवार आया। कई परिवार आपस में ज्वाइंट हुआ तो उसे कुल कहा गया। कई कुल आपस में ज्वाइंट हुआ तो उसे कबीला कहा गया। और कई कबीला आपस में ज्वाइंट हुआ तो उसे जन कहा गया। और कई जन आपस में ज्वाइंट हुआ तो जनपद बना। और कई जनपद जब आपस में ज्वाइंट हो तो महाजनपद बन गया। और 16 महाजनपदों का जन्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो गया। तो फिर इन 16 महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पे मिलता है? एक जैन साहित्य में मिलता है और एक बौद्ध साहित्य में मिलता है। जैन साहित्य है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन साहित्य है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और दूसरा है बौद्ध पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय में भी देखा जाए तो कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। यानी कि यहाँ पर अंगुत्तर निकाय और साथ ही देखा जाए तो भगवती सूत्र है, 2 पुस्तक है जिसमें पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस किताब में मिलता है? तो जो ऑप्शन आपको दिख जाए अंगुत्तर निकाय, उसे टिक करना होगा। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पुस्तकों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो उसमें दोनों में से ए बी बनाया होगा तो उसका आंसर दोनों हो जाएगा। यानी कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है किस मिलता है? अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है और भगवती सूत्र में भी मिलता है। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे 16 महाजनपद कौन कौन से थे, इन पर हम
बातें करेंगे। तो हिंट डालेंगे इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहला महाजनपद, हिंट डालेंगे महाजनपद। महाजनपद है, ए नोट कर लें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों का उदय हुआ। आगे नोट कर लें, स्टारना के उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे, उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे वे महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो गए। वे महाजनपद के रूप में परिवर्तित हो गए। जनपद के रूप में परिवर्तित हो गए। आगे नोट कर ले, स्टारना के इंपॉर्टेंट करेंगे इसे। बौद्ध धर्म की पुस्तकें अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म की पुस्तकें अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की पुस्तकें भगवती सूत्र में, जैन धर्म की पुस्तकें भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है मिलता है, उल्लेख है मिलता है। अब यहां पे देखें, यहां पे एक सवाल और भी है कि कितने महाजनपद, कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। ये तो राजधानियां मिलान करने के लिए भी आ जाता है। कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है 8 महाजनपद। 16 में से 8 महाजनपद कहां पे थे, उत्तर प्रदेश में थे। ये नोट कर ले स्टारना के। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। जबकि यहां पे दूसरा सवाल पूछ जाता है कि कितने महाजनपद गंगा घाटी में थे। 10। ये नोट कर लें, एक बार पीसीएस में पूछ दिया कितने महाजनपद गंगा घाटी में थे, तो उसका एक लाइन में आंसर क्या था, 10। स्टार बना के नोट कर लें। 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद, 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। आगे देखते हैं। तो अब यहां पे देखा जाए तो 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद गंगा घाटी में हैं, 10। अब यहाँ पे कौन कौन से महाजनपद है, उस महाजनपद से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में हम बातें करेंगे, इसके बारे में हम बातें करेंगे। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग बातें कर ले
तो एक महाजनपद है जिसका नाम है कोसल महाजनपद। कोसल महाजनपद, इस कोसल महाजनपद की राजधानी कहां पे थी? श्रावस्ती थी। कोसल महाजनपद, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और इसकी दो राजधानियां थी। ये कोसल महाजनपद देखा जाए तो नेपाल से लेकर और इधर पंचाल देश की राजधानी तक, इधर देखा जाए तो आपका पूरे अवध से लेते हुए कुशीनगर तक, और इसी के अंतर्गत दो गणराज्य भी थे। एक गणराज्य था जिसे कहा जाता था सिद्धार्थ नगर का कपिल वस्तु, और दूसरा एक गणराज्य था और वो था कुशीनगर में मल गणराज्य। लेकिन ये मुख्य रूप से जो राजतंत्र था वो कोसल ही था। इस कोसल को दो पार्टों में डिवाइड करने का काम सरयुग नदी करती थी। सरयुग नदी के उस पार, सरयुग नदी के देखा जाए तो उस पार श्रावस्ती था, तो दूसरी ओर कौन था? दूसरी ओर था जिसे कुशावती भी कहा गया है, जिसे देखा जाए तो साकेत कहा गया है। उसी साकेत को किस नाम से पुकारा गया है? अयोध्या। आगे चलकर इसे किस रूप में पुकारा गया? अयोध्या में पुकारा गया। ये साकेत और इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम था सरयुग, सरयुग नदी। और इस तरह देखा जाए तो इस श्रावस्ती की पहचान जो सहेत महेत नामक स्थान, सहेत महेत नामक स्थान है जो श्रावस्ती जिला में, उसी से पहचान इसकी की जाती है। जो प्राचीन श्रावस्ती है उसकी पहचान सहेत महेत, एक बौद्ध उद्यान है श्रावस्ती जिला में, उसी से पहचान की जाती है, उसी से पहचान की जाती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा, ऊपी लोअर में पूछा, पीसीएस में पूछा, और ये पूछा कि श्रावस्ती नगर का जो अरेंजमेंट था, जो एक विन्यास था, वो विन्यास कैसा? एक आयताकार, चार ऑप्शन दे दिया, एक कहा आयताकार, दूसरा ऑप्शन दे दिया कहा त्रिभुजाकार, तीसरा ऑप्शन दिया और वो कहा, और ये कहा अर्धचंद्राकार, सेमी सर्कुलर अर्धचंद्राकार, और चौथा कहा वर्गाकार। आंसर क्या होगा? अर्धचंद्राकार। इसका जो आकार था, अरेंजमेंट था, वो सेमी सर्कुलर था, यानी कि यह गोंडा, श्रावस्ती और अयोध्या मिलकर एक अर्धचंद्राकार स्थिति को बनाने का काम करता था। इसी कारण इसे सेमी सर्कुलर अर्धचंद्राकार इसका डिजाइन था। अब यहां पे देखिए कोसल राज्य की स्थापना किया कंस ने। कंस एक राजा था, उसी कंस ने कोसल को बनाया। उसके बाद कोसल में राजा हुआ उसका पुत्र महाकोसल। महाकोसल राजा हुआ और महाकोसल के अंतर्गत ही बनारस भी आता था। जो वाराणसी थी वो महाकोसल के अंतर्गत ही आता था। उसके बाद अब यहाँ पे जो कोसल नगरी थी, इस कोसल नगरी का जो राजा हुआ महाकोसल का पुत्र, जिसे प्रसेनजित कहा गया। प्रसेनजित यहाँ का राजा हुआ और यही प्रसेनजित गौतम बुद्ध के समकालीन भी था। यही प्रसेनजित देखा जाए तो किसका समकालीन था? गौतम बुद्ध के समकालीन भी था प्रसेनजित। प्रसेनजित की एक बहन थी, उस बहन का विवाह किसके साथ हुआ था? बहन का विवाह हुआ था मगध नरेश बिंबसार के साथ। इसकी जो बहन थी उसका विवाह है मगध नरेश बिंबसार के साथ हुआ और इन लोगों ने दहेज के रूप में काशी प्रांत मगध को दे दिया। मगध को दे दिया, बिंबसार को दहेज के रूप में काशी मिल गया। जो काशी एक जनपद हुआ करता था, उत्तर वैदिक काल में वरुणा और अस्सी के संगम पर बसा हुआ वाराणसी उसकी राजधानी हुआ करती थी।
उस बनारसी को दहेज के रूप में मगध को दे दिया गया, बिंबिसार को दे दिया गया। और यहाँ पर जो प्रसेनजीत था वो बाद में राजा बना। प्रसेनजीत गौतम बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध कोई आमंत्रित करता था, बाद में गौतम बुद्ध की शिष्यता भी लिया। और गौतम बुद्ध ने प्रसेनजीत के कारण ही सबसे अधिक अगर प्रचार किया तो किस महाजनपद में उपदेश दिया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो उसका आंसर है कोसल। कोसल में ही अंगुलीमाल डाकू को इन्होंने अपना शिष्य बनाया। इसी श्रावस्ती में अंगुलीमाल की गुफा भी है, जिस गुफा में श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाने का काम किया। अब यहाँ पे मामला क्या था कि जो यहाँ पे कोसल नरेश प्रसेनजीत था, वो प्रसेनजीत को ऐसा लगने लगा कि आखिर हम पॉपुलैरिटी को कैसे गेन करें। अगर हम गौतम बुद्ध के परिवार में विवाह कर ले तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर विवाह इनके परिवार में कर लेते हैं तो हमारे लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी फायदा होगा और हमारी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाएगी कि हमारा विवाह किसके परिवार में हुआ है, गौतम बुद्ध के परिवार में हुआ है। गौतम बुद्ध के परिवार में हुआ है, इसलिए ये कोसल नरेश के अंतर्गत ही कौन गणराज आता था? कपिलवस्तु गणराज आता था, शाक्य गणराज आता था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। सिद्धार्थ नगर का पिपरावा से पहचान किया जाता है कपिलवस्तु की। वहां पे खबर पहुंचाई गई कि मैं राजा प्रसेनजीत शाक्यों के यहां विवाह करना चाहता, लेकिन अब विवाह का संदेश पहुंचा और शाक्यों को थोड़ा सा गहरा चोट लगा कि आखिर ये बुढ़ा विवाह क्यों करना चाहता, क्योंकि प्रसेनजीत की उम्र अब गौतम बुद्ध के उम्र के हैं तो कम से कम 70-75 साल की थी। और ये किसके यहाँ विवाह करना चाहते थे और वो करना चाहते थे शाक्यों के यहाँ। शाक्यों ने सोचा कि अपनी राजकुमारी का विवाह इस बुढ़े से क्यों करे। इन्होंने कहा कि अगर बाय द वे हम डिनाई करते हैं, हम मना करते हैं, तो मना करने का दुष्परिणाम होगा, क्योंकि ये शाक्यों के ऊपर चढ़ाई करेंगे और नष्ट कर देंगे। इसलिए इन्होंने न तो प्रस्ताव को ठुकराया और न ही राजकुमारी से विवाह कराया, लेकिन उन्होंने एक काम किया, कहा कि प्रसेनजीत का तो विवाह होगा तो फिर एक दासी को बिल्कुल राजकुमारी बना दिया। एक दासी को ढूंढा और वो दासी काफी सुंदर थी। उसी को वासभत्या नामक दासी को इन्होंने एक तरह से राजकुमारी के रूप में सजाया, उसे राजकुमारी के रहन सहन सब कुछ सिखाया और फिर खबर पहुंचा दिया कि प्रसेनजीत आप बारात लेके आए। बारात लेके गए और शाक्यों के यहाँ, और शाक्य गणराज में गौतम बुद्ध के परिवार में किसका विवाह हो गया? प्रसेनजीत का विवाह हो गया। वासभत्या अब रानी बनके पहुंच गई कोसल पहुंच गई, लेकिन भेद तो छिपती नहीं है। उसके बाद प्रसेनजीत और वासभत्या से एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसे विडब्भू कहा गया, जिसका नाम क्या था? विडब्भू कहा गया। और ये विडब्भू जब थोड़ा सा बड़ा हो तो राजकुमारों के बीच खेलने जाता था, और जैसे खेलने जाता था सब राजकुमार साइड हो जाते, कहते थे कि ये दासी पुत्र है, इसके साथ नहीं खेले। अब वो अपमान का घाव भाई बार बार खाता था कि मैं दासी पुत्र कैसे हुआ, मैं राजा प्रसेनजीत का पुत्र हूं, फिर मेरी माँ जो है महारानी है, फिर मैं दासी पुत्र कैसे हुआ। एक दिन ऐसी तरह से करते करते वो 16-17 साल का हो गया। 16-17 साल का हो गया। वह राजकुमारों ने उसे उपेक्षित किया। वो अपने महल में पहुंचा, अपने माँ से पूछा कि बताओ मैं दासी पुत्र कैसे?
आज तुम्हें बताना। उसने सभी बात बताई कि मैं पहले दासी ही थी और साक्य वालों ने प्रसेनजीत के साथ धोखा किया और धोखे से विवाह मेरा कराया, इसीलिए तुम दासी पुत्र हो। जब उसने बताया, विडब्बू को तो आग लग गई। वो कहा कि जिन लोगों ने मुझे दासी पुत्र बनाया वो जिंदा रहने के काबिल नहीं है। उसी रात प्रसेनजीत की हत्या, उसी रात प्रसेनजीत की हत्या कर दिया और स्वयं कौशल नरेश बन गया, स्वयं कौशल नरेश बन गया। अभी इधर प्रसेनजीत की हत्या इसने किया और उधर देखा जाए तो जो अजात शत्रु था, मगध नरेश है, उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या, बिंबिसार की हत्या कर दिया, जिसके कारण जो ये प्रसेनजीत की बहन थी वो दोनों भागकर, उसके दो पुत्र थे बिंबिसार से, वो दोनों भागकर पहुंचाए कहां पे, यहां पहुंचाए, श्रावस्ती पहुंचाए। श्रावस्ती पहुंचाए तो यहां पर अभी प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत ने कहा कि काम करो, जब हमारे दोनों भांजे हमारे यहाँ चले आए तो हमारा जो दहेज है वो भी वापस कर दो, भाई काशी वापस कर दो। काशी वापस देने से मना कर दिया, किसने? अजातशत्रु। इसीलिए काशी के लिए अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच एक युद्ध हुआ, मगध और कौशल के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में अजातशत्रु ने दो नवीनतम हथियारों का प्रयोग किया, एक शिलाकंटक जो चलाकर फेंक के मारने वाला था और एक रथ मूसल। दो नवीनतम पत्थर के बने हथियारों का उपयोग किया। इतना पत्थर फेंक दिए मगध वाले, ढेला पत्थर, कि कौशल की सेना हार गई। और कौशल की सेना जब हार गई तो फिर यहाँ पे समझौता हुआ। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया और अजातशत्रु से करने के बाद फिर काशी दहेज के रूप में रिन्यूअल, और रिन्यूअल होने के पश्चात किसके पास चला गया? अजातशत्रु के पास। अजातशत्रु के पास चला गया। इधर विडब्बू जब राजा बना तो उसने फिर कहा अजातशत्रु से, काशी मेरा है, मुझे काशी दे दो, मैं ये सब दहेज वहेज नहीं मांगता, काशी मेरा है, मेरा दे दो। लेकिन अजातशत्रु ने कहा, तो विडब्बू को किसने पराजित कर दिया? अजातशत्रु ने पराजित कर दिया, इसीलिए फिर इधर की तरफ नहीं गया। लेकिन एक दिन उसको याद आया कि शाक्य वालों ने मेरे साथ धोखा, मुझे दासी पुत्र बनाया है, इसलिए इसका खामियाजा तो कपिलवस्तु को भुगतना पड़ेगा। इसलिए इसने कौशल की सेना लेकर कपिलवस्तु पर आक्रमण कर दिया, सिद्धार्थ नगर पर आक्रमण किया। बड़े पैमाने पर रक्त संहार हुआ, शाक्य गणराज्य को पूरा मिटा डाला। किसने? विडब्बू ने। मिटाने के पश्चात तब तक उधर से वापसी अब करने लगा, 3-4 महीना रहा सिद्धार्थ नगर। तब तक राप्ती नदी, जिसके किनारे गोरखपुर शहर है, राप्ती में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आ गई थी तो ये अहंकारी था, तो इसने कहा कि ये बाढ़ हम लोग को रोक पाएगी, क्योंकि सेनापति ने कहा कि अभी हमें 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ये आपका सिद्धार्थ नगर है, गोरखपुर है, बस्ती, खलीलाबाद बाढ़ में डूबा हुआ है। अभी हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, अचिरावती नहीं जाने देगी। अचिरावती, उसने कहा कि अचिरावती कहो सब पार करे से, और अचिरावती पार करते समय पूरी सेना उसकी कौशल की उसी दलदल में समाहित और उस स्वयं डूब कर मर गया। और इस तरह देखा जाए तो उसने अपना विनाश किया, अपने पिता का विनाश किया, अपने मोहर वालों का विनाश किया, और लगभग खुद अचिरावती के दलदल में दफन हो गया। ये है आपका कौशल महाजनपद। तो नोट करते हैं, पहला महाजनपद कौशल महाजनपद। इसे पूछे जाने वाले जितने सवाल हैं, इन सभी सवालों का जिक्र करते हैं। ये नोट कर लें,
कोसल महाजनपद उत्तर प्रदेश के, कोसल महाजनपद उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला में स्थित है या स्थित था, श्रावस्ती जिला में स्थित था। आगे नोट कर लें स्टार बना के। इस कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। आगे नोट कर ले स्टार बना के। श्रावस्ती की पहचान वर्तमान में, स्टार बना के पठन करेंगे, पूछा जाता है। श्रावस्ती की पहचान वर्तमान में सहेत महेत नामक स्थान से किया जाता है। सहेत महेत नामक स्थान से किया जाता है। सहेत महेत नामक स्थान से किया जाता है। आगे नोट कर लें स्टार बना के। स्थान से किया जाता है। दूसरा पॉइंट है श्रावस्ती नगर का विन्यास। श्रावस्ती नगर का विन्यास अर्ध चंद्राकार था, सेमी सर्कुलर। श्रावस्ती नगर का विन्यास अर्ध चंद्राकार था, अर्ध चंद्राकार था। दूसरा पॉइंट है अर्ध चंद्राकार था। दूसरा पॉइंट नोट कर ले स्टार बना के। इस कोसल राज्य को सरयुग नदी दो भागों में बांटती थी। दो भागों में बांटती थी। उत्तरी कोसल राजधानी श्रावस्ती थी, यानी कि दो भागों में, उत्तर का जो भाग था उत्तरी कोसल और दक्षिण का भाग था उसे दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल एवं दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल की राजधानी कहां पे थी? श्रावस्ती। उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिणी कोसल की राजधानी कुसाउती थी। कुसाउती थी। दक्षिणी कोसल की राजधानी कुसाउती थी। ये कुसाउती का मतलब है सुल्तानपुर। जो सुल्तानपुर है वो कुसाउती था, और इसी सुल्तानपुर कुसाउती के अंतर्गत अयोध्या नगरी थी। ये भी नोट कर ले स्टार बना के। कुसाउती थी। इसी दक्षिणी कोसल के अंतर्गत अयोध्या नगरी थी। अयोध्या नगरी थी। अब यहां पे देखा जाए तो ये कोसल राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ? उत्तर में नेपाल से लेकर और दक्षिण में सई नदी तक। सई नदी कहां पे बहती है? प्रतापगढ़, जौनपुर। तो ये एक तरह से दक्षिणी हिस्सा इसका वो था। उत्तर में कहां से कहां तक? उत्तर में देखा जाए तो ये पूरब में गंडक नदी,
जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, कुशीनगर और चंपारण की सीमा बनाती है। गंडक नदी से लेकर और पश्चिम में देखा जाए तो ये फैला हुआ था पंचाल तक, यानी कि फर्रुखाबाद तक, फर्रुखाबाद के पास तक फैला हुआ था, जिसे कोसल राज्य कहा जाता था, कोसल महाजनपद कहा जाता था। ये भी नोट कर ले स्टारना के कोसल महाजनपद का विस्तार, कोसल स्टारना के महाजनपद का विस्तार उत्तर में नेपाल से लेकर, उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक था, दक्षिण में सई नदी तक था, जबकि पूरब में गंडक नदी से लेकर, पूरब में गंडक नदी से लेकर पश्चिम में फर्रुखाबाद तक था, फर्रुखाबाद तक था। बात तक था। आगे नोट कर ले स्टारना के कोसल राज्य की स्थापना कंस नामक व्यक्ति ने किया। कंस, अबे कृष्ण के मामा कंस नहीं है, दूसरे कंस, कंस ने किया। जबकि जबकि कंस ने किया, जबकि कंस ने ही काशी राज्य को जीतकर कोसल में मिलाया, काशी राज्य को जीतकर कोसल में मिलाया। कंस का पुत्र महाकोशल हुआ, कंस का पुत्र महाकोशल हुआ, महाकोशल हुआ, जिससे महाकोशल ने काशी पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया, काशी पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। और इसी के समय में काशी वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र भी बना, बनारसी साड़ियों के लिए जाना है। कौन? काशी। ये भी नोट कर लें। इसी समय काशी वस्त्र व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र बना, काशी वस्त्र व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र बना। आगे नोट कर लें। अब इसी महाकोशल ने अपनी पुत्री महाकोशला का विवाह किससे किया? मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया। और बिंबिसार के साथ करने के पश्चात ये जो काशी था वो दहेज के रूप में किसको दे दिया? मगध को दे दिया। ये भी नोट कर ले। महाकोशला ने महाकोशल ने महाकोशल ने अपनी पुत्री महाकोशला का विवाह है, महाकोशला का विवाह है, कोशला का विवाह है मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया, मगध नरेश बिंबिसार के साथ है किया। बिंबिसार के साथ किया। और
काशी प्रांत दहेज के रूप में, काशी जनपद दहेज के रूप में बिंबिसार को दे दिया गया, बिंबिसार को दे दिया गया। अब यहां पे देखिए, महाकौशल के बाद कौन राजा बना? प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत किसका मित्र था? समान आयु का था, गौतम बुद्ध। ये भी नोट कर लें। इसके बाद अगला राजा प्रसेनजीत हुआ, अगला राजा प्रसेनजीत हुआ, जो गौतम बुद्ध का मित्र, जो गौतम बुद्ध का मित्र और गौतम बुद्ध का मित्र और उनके समान आयु का था, मित्र और समान आयु का था, हम उम्र समान आयु का था। आगे नोट कर लें। और बाकी आप लोग जानते ही हैं कि विवाह इनका कहां पे हुआ? कपिलवस्तु। किसके परिवार में? शाक्य वंश में, जिस वंश में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। क्यों विवाह करना चाहते थे? पॉपुलरिटी के लिए, लोकप्रियता के लिए, कि अगर विवाह हो जाएगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा? एक तरह से प्रसिद्धि मिलेगी, पॉपुलरिटी मिलेगी। इसलिए ये कहां पे विवाह करना चाहते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? कि उन लोगों ने दासी से कराया। ये भी नोट कर लें। प्रसेनजीत ने, कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपना विवाह शाक्य गणराज्य में किया, जहां पर उनका विवाह धोखे से, वात्स्य हत्या के साथ किया गया। धोखे से दासी वात्स्य हत्या, दासी वात्स्य हत्या के साथ कर दिया गया, वात्स्य हत्या के साथ कर दिया गया। और इसी वात्स्य हत्या से कौन उत्पन्न हुआ? विडब्बू। विडब्बू उत्पन्न हुआ, जो वही विडब्बू आगे चल के अपना विनाश, अपने पिता का विनाश, शाक्यों का विनाश, और खुद किस में डूब के मर गया। ये भी नोट कर ले। दासी पुत्र विडब्बू आगे कौशल का राजा बना, दासी पुत्र विडब्बू कौशल का राजा बना, जिसने जिसने अपने परिवार का, जितने राजकुमार चिढ़ाते थे तुम दासी पुत्र हो, सबकी हत्या कर, अपने परिवार का, शाक्यों का विनाश किया, और स्वयं अचिरावती नदी में, चिरावती मतलब समझ रहे ना, राप्ती, राप्ती को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारा गया है? अचिरावती। और वह स्वयं बाद में अचिरावती नदी के दलदल में सेना सहित दफन हो गया। अचिरावती नदी के दलदल में सेना सहित दफन हो गया। तो ये है आपका एक महाजनपद, जिसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर हमने चर्चा किया। यहाँ पे एक सवाल और भी है, इसी महाजनपद में गौतम बुद्ध ने
सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत। ये पे नोट कर लेंगे स्टारना के। इसी महाजनपद में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश और सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत किए थे। सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत किए थे। सर्वाधिक वर्षा काल व्यतीत किए थे। अब हम लोग बातें करते हैं, अगला है और वो है वत्स। वत्स महाजनपद। अगला दूसरा महाजनपद है वत्स। अभी वत्स महाजनपद कौन है? इसी वत्स महाजनपद के अंतर्गत प्रयागराज भी आता है। इस वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। ये वत्स महाजनपद की राजधानी कहां पे थी? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कहां पे थी? कौशाम्बी थी। इस वत्स महाजनपद के बारे में बातें करें तो ये किसने बसाया? जो पांडवों के वंशज थे निचक्षु, महाराजा निचक्षु जो पांडवों के वंशज थे हस्तिनापुर के, मेरठ के, उन्होंने ही बसाया। जब हस्तिनापुर गंगा नदी के बाढ़ में बह गई, डूब गई, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? इस कौशाम्बी को वत्स महाजनपद को बसाने का काम किया। इसी वत्स महाजनपद में प्रयाग नगरी भी आती। यहां पे देखें, यहां पर प्रद्योत वंश का शासन था। बाद में यहीं की वंशावली एक है, मिर्जापुर में चुनार में भी शासन करने लगी। गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का राजा था उदयन। गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का राजा कौन था? उदयन। उदयन क्योंकि इस उदयन के जले हुए राजप्रसाद, महल इत्यादि खंडहर के रूप में कौशाम्बी से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो उदयन काफी प्रतापी राजा था। बाद में वो गौतम बुद्ध का शिष्य भी बन गया। उदयन का देखा जाए तो सबसे जो कट्टर दुश्मन था वो था आपका उज्जैनी नरेश। क्योंकि अवंती महाजनपद कहां पे स्थित था? इसकी राजधानी थी उज्जैन। इसी अवंती महाजनपद में क्षिप्रा नदी से दो भागों में डिवाइड करती थी। एक की राजधानी थी उज्जैन और एक की राजधानी थी महिष्मति, जहां का बाहुबली राजा था, महेंद्र बाहुबली। तो अब यहां पे क्या था? इसी अवंती महाजनपद का रहने वाला था प्रद्योत। तो प्रद्योत और इसके बीच में, उदयन के बीच में एक तरह से जानी दुश्मन। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे। कई बार इस प्रद्योत का इस कौशाम्बी पर आक्रमण होता था, कई बार विफल हुआ। एक बार प्रद्योत सफल हो गया और इसे कौशाम्बी नरेश उदयन को बंदी बना के अपने उज्जैन ले गया और अपने कारागार में डाल दिया और वो जेलों में ही कई दिनों तक बंद रहा। तब तक अचानक प्रद्योत को कहीं जाना पड़ा, युद्ध करने के लिए जाना पड़ा। उसी समय प्रद्योत की जो कहीं कहीं पे पुत्री मिलता है, कहीं कहीं पे बहन मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से पुत्री ही है, जिसका नाम है वासव दत्ता। वासव दत्ता ने इच्छा जाहिर किया कि मुझे जेल का भ्रमण करना है, कैदियों को निरीक्षण करना है, कैदियों को फल और भोजन वितरित करना है, ले चलो। राजमहल से निकली और पहुंची। अब वहां पे जेल के निरीक्षण के समय
उसकी आंखें कहां पर लगी? उदयन के पास। ये पूछी कि ये कौन है? उसने बताया कि ये कौशाम्बी नरेश है, कौशाम्बी नरेश उदयन है। अब इसलिए जब उदयन को जाना, देखा, तो अब तो कही कि अब रोज रोटी खिलाने चलो। रोज रोटी खिलाने पहुंचे। अब डेली अब फल वल बना के अब उदयन को बढ़िया बढ़िया भोजन मिलने लगा। एक दिन प्रद्योत ने कहीं की अन्य युद्ध की यात्रा करना शुरू की। उसी दिन वासव दत्ता पहुंच गई जेल, और जेल पहुंचने के पश्चात जेल का फाटक खोला और कहा कि मुझे भी कौशाम्बी। और उदयन उदयन वासव दत्ता को लेके कहां चलाया? कौशाम्बी। अब कौशाम्बी जब अभी पहुंचा भी नहीं था तब तक बवाल काटने लगा प्रद्योत, ये कैसे हो गया, फिर आक्रमण करेंगे, इसका वध करेंगे। गौतम बुद्ध ने हस्तक्षेप किया, कहा कि जब भाग के चले आए और शादी करने जा रहे हैं तो आशीर्वाद देने आ जाओ। और इसलिए ये गौतम बुद्ध के हस्तक्षेप के कारण ये उदयन और वासव दत्ता का शादी कौशाम्बी में हुआ। ये पूछा भी जाता है कि उदयन और वासव दत्ता की दंत कथा कहाँ से संबंधित है? तो उसका आंसर क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी से संबंधित है। इसी पर कई किताबें लिखी गई है। भास ने भी किताब लिखा है। उसके बाद स्वप्न वासव दत्ता देखा जाए तो लिखा गया है भास के द्वारा। हर्ष ने भी किताब लिखा है। हर्षवर्धन जो खुद कवि था, विद्वान था, उसने भी उदयन और वासव दत्ता पे किताब लिखा है। कई किताबें लिखी गई है, अनगिनत किताब लिखी गई है दोनों के प्रेम कहानी पर। तो ये है कि कौशाम्बी से संबंधित है उदयन और वासव दत्ता की दंत कथा। तो देखते हैं कौशाम्बी। ये भी नोट कर लें, वत्स महाजनपद। यह महाजनपद आधुनिक प्रयागराज, आधुनिक प्रयागराज, कौशाम्बी फतेहपुर जिला में फैला हुआ था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। आगे नोट कर ले स्टार बना के। विष्णु पुराण से पता चलता है कि, स्टार बना के इंपॉर्टेंट कर लेंगे। पूछा जा सकता है कि कौशाम्बी का जिक्र किस पुराण में मिलता है? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से पता चलता है कि, विष्णु पुराण से पता चलता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने, निचक्षु, हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद, हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के पश्चात इस महाजनपद की स्थापना किया। इस महाजनपद की स्थापना किया। आगे नोट कर ले स्टार बना के। दूसरा पॉइंट है, गौतम बुद्ध के समय में, गौतम बुद्ध के समय में, बुद्ध के समय में यहाँ का राजा उदयन था। यहाँ का राजा उदयन था जो पौरव वंश से संबंधित था।
की जगह पे पौरव कर लीजिए, पौरव, पौने वाला पौ, पौरव वंश से संबंधित था। दूसरा स्टार बना के नोट कर ले। कौशाम्बी नरेश है उदयन की, उदयन की। अवंती नरेश है, अवंती नरेश है, अवंती नरेश है। प्रद्योत के साथ है घोर शत्रुता थी, प्रद्योत, प्रदयोत, प्रद्योत के साथ है घोर शत्रुता थी। प्रद्योत के साथ है घोर शत्रुता थी। आगे नोट कर ले। स्टारना के प्रद्योत ने एक आक्रमण में, प्रद्योत ने एक आक्रमण में उदयन को बंदी बना लिया, बंदी बना लिया और ले जाके कहां डाल दिया? उज्जैनी के जेल में, उज्जैन के जेल बंदी बना लिया तथा उसे ले जाकर उज्जैन के जेलों में डाल दिया, उज्जैन के जेलों में डाल दिया। तब फिर क्या हुआ? उसके बाद तो रिजल्ट पता ही है आपको, आगे नोट कर लें। जेल में डाल दिया, उज्जैन के जेलों में ही मुलाकात है प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता से हुई। पुत्री वासव दत्ता से हुई तथा बाद में वह वासव दत्ता का अपहरण करे कौशाम्बी लाया, बाद में वासव दत्ता का अपहरण करे कौशाम्बी लाया। जहां पर गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से दोनों का विवाह हुआ, आशीर्वाद से दोनों का विवाह हुआ, विवाह हुआ। तो इस तरह देखा जाए तो हमने बातें किया और किसके बारे में बातें किया? वत्स महाजनपद कौशाम्बी के बारे में। 2 महाजनपद हुए, कल तीसरे और चौथे 16वें महाजनपद तक चर्चा करेंगे। कुछ है तब तक प्रश्न लगा लीजिए। यहाँ पे देखें पुराने क्वेश्चन हैं जो पिछले बार कल चैप्टर समाप्त हुआ था। ऋग्वेद के किस मंडल में खेती प्रक्रिया का वर्णन है? चौथे मंडल। चौथे ही होगा, चौथा ही होगा। आगे वैदिक कालीन हलवाहे के लिए शब्द प्रयुक्त होता था, क्या होता था? विवास। निम्न में से पृथ्वी के देवता नहीं हैं। 3 कैटेगरी में देवता थे ना, धरती, आकाश और अंतरिक्ष। कौन होगा? सोम। क्या लगाया जाए? पर्जन्य। पर्जन्य कौन है? बादल के देवता, गर्जन के देवता। इनको क्या कहा गया है? अंतरिक्ष के देवता कौन है?
आकाश के देवता है ना, हाँ, मरुत हवा है। तो आगे है, निम्न में से ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र समर्पित है, सविता रुद्र। आगे, जंगल के देवी के रूप में किसे पुकारा जाता था? अरण्ययानी। पुरंदर किसे कहा गया है? राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन कहां पे मिलता है? आगे, उत्तर वैदिक कालीन 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। गलत हो गया। आगे है, उत्तर वैदिक कालीन किस देवता को पालक और रक्षक कहा गया? ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक किसे कहा गया है? वरुण। चलिए, आप लोगों का रेशियो सही है, 2 गलत किया आपने, बाकी हमने सही किया।